स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 25, है ना। लेकिन 25 डिस्कस करने से पहले आप लोग का एक 10 नंबर क्वेश्चन को छोड़ा गया था और बताया गया था कि 10 नंबर क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो किसके साथ वहाँ बताए थे कोई वीडियो में 10 और 25 हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना। और आज सच में 25 आ गया तो एक साथ डिस्कस करना पड़ेगा भी, इसीलिए हम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ते। अगर हम बोलें कि वो क्वेश्चन को उसके साथ डिस्कस किया जाएगा तो कोई रीज़न होगा, या तो सेम टाइप होगा या तो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, इसके वजह से छोड़ा गया था। अब आप देख लें, किसी कॉलम में थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, इस सब है ना। सेकेंड कॉलम में यहाँ एक एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है। यहाँ पे थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है। इसीलिए 10 नंबर क्वेश्चन को 25 के साथ डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए बोला गया था कि ताकि, है ना, दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे तो आपका दिमाग में भी रहेगा, इस टाइप का फंडा आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी रो या कॉलम में अगर 2 टर्म दिखता है, किसी एक रो या एक कॉलम में 2 टर्म दिखता है, 2 टर्म, जैसे यहाँ 2 टर्म, यहाँ 2 टर्म, यहाँ 2, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी 2। तो 10 और 25 में एक रो या कॉलम मतलब कौन सा कॉलम? थर्ड कॉलम में, कोई भी कॉलम में दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट्स दिखा, यहाँ भी 2 एलिमेंट्स दिखा, इसलिए बोला गया था 10 और 25 सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये 2 एलिमेंट्स दिख रहा है थर्ड कॉलम में, ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है, तो C3 में 2 टर्म दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, एक यहाँ, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसलिए 25 और 10 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसीलिए बताया गया था अगर हम 25 बना लेते हैं तो अगर जो 25 समझ गया वो 10 बना लेगा, अगर जो 10 समझ गया वो 25 बना लेगा। तो इसीलिए एक साथ रखा गया था। तो दोनों क्वेश्चन एक टाइप का है ना। अगर 2 टर्म वाला यहाँ जैसा अप्लाई होगा, सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो पहले हम लोग 25 डिस्कस करते हैं, इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें, एक प्रॉपर्टी बताया गया था, ए तो पता चल गया क्या प्रॉपर्टी था। ए मेरा C1 है, ए मेरा C2 है और ए मेरा C3 है। क्या बताया गया था? ध्यान दें, ए तो प्रूव करना है। चलो बताया गया था कि किसी प्रॉपर्टी हमको, जब आपको बेसिक क्लास या तो फिर आपको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जब बताया गया था, तो उस टाइम आपको प्रॉपर्टी एक लिखाया गया था कि अगर किसी रो या कॉलम में 2 एलिमेंट्स है तो वैसा डिटर्मिनेंट्स को 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्या बोल रहे, ध्यान देना। अगर किसी रो या किसी एक कॉलम में अगर 2 टर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये 2 टर्म है, डिटर्मिनेंट है, तो इस डिटर्मिनेंट को, है ना, 2 डिटर्मिनेंट्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा कब? जब 2 टर्म कहीं अवेलेबल होगा। तो अगर 2 टर्म है तो इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको तोड़कर हम लोग को 2 डिटर्मिनेंट बना देना है, 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेकअप कर देना है। जैसे कैसे होगा थोड़ा ध्यान दें। डेल्टा इक्वल टू, है ना, एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी के हिसाब से बताया गया था प्रॉपर्टी में कि किसी रो या कॉलम में 2 टर्म्स है, तो अगर 2 टर्म्स अगर दिया हुआ है और एक डिटर्मिनेंट है तो 2 टर्म्स के वजह से आप उसको 2 डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे 1 1 वाला ले लेना है एक बार थर्ड कॉलम में, है ना, क्योंकि थर्ड कॉलम में 2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो ए बेचारा हो गया, ये अकेला था, ये अपना, ये भी अकेला। यहाँ 2 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन है। आप यहाँ से या तो 1 को उठाइए, या 1 वाला उठाइए, या तो राइट साइड वाला उठाइए। तो हम यहाँ से क्या उठा लिए? 1 1 वाला, एक डिटर्मिनेंट्स हो गया। उसी तरह बीच में क्या दिया हुआ है? प्लस, तो आप प्लस लिखें, है ना। ए प्रॉपर्टीज बताया गया है, आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स खोल के देख लें वीडियो। अब इसके बाद अगर हम बात करें, प्लस हो गया। अब उसी तरह ए सेम ही रहेगा, तो एक्स वाई जेड ये भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये एक टर्म ही दिया हुआ है।
मजबूरी है, इसके लिए भी यही लिखाएगा, इसके लिए भी यही लिखाएगा। अगर दूसरा डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो ये अकेला है बेचारा, इसी को लिखना पड़ेगा यहाँ। हाँ, यहाँ दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक बार 1 1 वाला लिख दिए और एक बार ए वाला लिख देंगे, px3। जहाँ अवेलेबल है, जहाँ ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप 2 बार अलग अलग लिख सकते हैं। और जहाँ पे एक ही टर्म है तो आप 2 डिटर्मिनेंट लिखें या 3 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक करें, तो वो बेचारा एक ही लिखाएगा, बार बार सब में एक ही लिखाएगा, क्योंकि ए दिया हुआ अकेला है। तो यहाँ भी लिखो, चाहे दूसरा डिटर्मिनेंट में वहाँ भी वही होगा, तीसरा लिखो वहाँ भी वही होगा। हाँ, वो अलग अलग कब लिखा जाता है, जैसे यहाँ 2 ऑप्शन है, एक डिटर्मिनेंट्स में 1 1 वाला ले लेंगे और दूसरा डिटर्मिनेंट्स में ए दोनों वही रहेगा, उस है ना। लेकिन उस केसेस में यहाँ 2 ऑप्शन है, इसके लिए यहाँ ए हो जाएगा। तो pz3 आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर है ना, अगर किसी रो या कॉलम में अगर 2 टर्म्स दिया हुआ है तो आप उस है ना 2 टर्म्स को 2 डिटर्मिनेंट में बना सकते हैं। लेकिन कैसे? ए लिखाएगा, जहां पे ऑप्शन है, जहां पे आपको सेलेक्ट करने का चांसेस है, चांस करने का ऑप्शन दिया है। जैसे यहाँ पे 2 है, आप या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए, तो आपको कौन ले लेते हैं? हम पहले इधर वाला ले लेते हैं। क्लियर है? अब जब दूसरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे है ना, तो उस टाइम क्या लिखें? ए तो वही रहेगा, चाहे ई डिटर्मिनेंट्स के लिए भी वही है, ए भी डिटर्मिनेंट वही है ना। C1 C2 दोनों के लिए सेम रहेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन एक ही है। और कहीं अगर एक ही ऑप्शन है तो आपको एक ही ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। तो C1 में वही हुआ, C2 में वही हुआ, लेकिन C3 में 2 ऑप्शन है, तो एक डिटर्मिनेंट में एक बक्सा में 1 1 रख लेंगे और दूसरा बक्सा में इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन था इसलिए 2 लेंगे, लेकिन बीच में क्या है? प्लस। अगर बीच में माइनस होता तो फिर यहाँ माइनस, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया है तो आपको यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि अगर 2 टर्म है तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यहीं से फाड़ देना है, ऐसे करके फाड़ देना है। तो ऐसे जब फाड़ोगे तो इधर से बन जाएगा, और ऐसे करके फाड़ोगे तो इधर वाला टर्म इसके साथ एक बार लिखा जाए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है 1 के इधर एक डिटर्मिनेंट और 1 के इधर दूसरा डिटर्मिनेंट। अब यहां से अगर बात करें, डेल्टा इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर है? ये मेरा हो जाएगा 1 1 1। क्लियर है? प्लस यहां पे हमको लग रहा है कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या थोड़ा सा ध्यान देना है ना। यहां से क्या लिख सकते हैं? टेकिंग कॉमन, है ना, सेकेंड डिटर्मिनेंट से कॉमन होगा, है ना, टेकिंग कॉमन। तो यहां से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, टेकिंग कॉमन पी, टेकिंग कॉमन फी, यहां से पी कॉमन निकल रहा है फ्रॉम C3, टेकिंग कॉमन फ्रॉम टेकिंग कॉमन पी फ्रॉम C3, टेकिंग कॉमन फी फ्रॉम C3। ये C1 है, ये C2 है, C3 है। तो C3 से P निकल रहा है, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा है, सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में निकल रहा है ना, इन सेकेंड डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं C3 इन सेकेंड, है ना, डिटर्मिनेंट्स। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? टेकिंग कॉमन पी फ्रॉम C3 इन सेकेंड डिटर्मिनेंट्स। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा एक्स वाई जेड, ये तो सेम रहेगा, है ना, पहला बक्सा से कॉमन नहीं निकल रहा है, दूसरा से निकल रहा है 1 1 1। अब यहाँ से क्या जाएगा? पी बाहर हो जाएगा तो ए बच जाएगा, है ना, ए तो सेम रहेगा, ए भी सेम रहेगा और ए भी सेम रहेगा। तो यहाँ से पी निकल गया तो बच गया, सॉरी हाँ, और कुछ निकल रहा था लग रहा है ना, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा। यहाँ से x निकल रहा है, यहाँ से y निकल रहा है, यहाँ से z निकल रहा है। तो टेकिंग कॉमन p, है ना, ए मेरा p, तो है ना p, है ना, पहले ऐसे लिखते हैं, टेकिंग कॉमन x, y z एंड p, x y z एंड p। तो यहाँ से x निकल रहा है, इधर y y y, z z z, तो कैसे निकल रहा है? R1 R2 R3। तो आप ध्यान दें, है ना, ये सोया लाइन है, R1 से निकल रहा है, R2, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम R1 R2 R3 एंड, तो R1 से X, R2 से Y, R3 से Z। लेकिन, है ना, लेकिन ये सोया सोया निकल रहा था, एक्स वाई जेड सोया हुआ करके निकल रहा था, लेकिन जो P निकल रहा है, जो P निकल रहा है वो खड़ा निकल रहा है। और कैसा खड़ा है?
C1 C2 C3, इसीलिए यहाँ हो जाएगा C3, है ना, C3, है ना, इन सेकेंड डिटर्मिनेंट्स, इन सेकेंड डिटर्मिनेंट्स। बात समझ आ रहा है? ये मेरा निकल गया। अब यहां से अगर बात करें तो क्या क्या निकलेगा, थोड़ा ध्यान देंगे। x, ठीक है, x y z, और है ना इधर से क्या निकल रहा है p, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या बच जाएगा, इधर से x निकला 1x, इधर से x निकला, इधर से x x x, तो ये हो गया x स्क्वायर, क्लियर है। इधर से निकला y, तो यहाँ 1 एक y बचेगा, यहाँ 3 है तो 2 y बचेगा, और यहाँ से निकलेगा 1 एक z स्क्वायर, लेकिन इधर से क्या निकल गया p, तो इसलिए p भी खपत हो गया, ऐसा हो गया, है ना। अब आप लोग को अगर ये बात करें, यहाँ तक समझ में आ गया था, यहाँ तक कुछ नहीं है। अगर दो डिटर्मिनेंट है, किसी रो या कॉलम में दो एलिमेंट्स है, तो प्लस के इधर एक डिटर्मिनेंट बना देना है और प्लस के इधर दूसरा डिटर्मिनेंट बना देना है। लेकिन हाँ, प्लस के इधर इधर बनाना है, प्लस के इधर इधर, लेकिन इसके लिए कौन होगा, फिर वही एलिमेंट हो, C1 C2 इसके लिए भी वही होगा, C1 C2 इसके लिए। क्यों, ऑप्शन कहाँ है, किसको फाड़ है, C3 को, तो C3 दोनों के लिए अलग अलग होगा, बाकी C1 C2 सेम रहेगा। अब यहां से क्या निकला, x y z, तो R1 से x, R2 से y, R3 से z, है ना, तो R1 से, और P जो निकल रहा है C1 C2 C3 से, है ना। तो अगर हम बात करें, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो दो डिटर्मिनेंट्स बना है ना, यहाँ पे दो दो डिटर्मिनेंट्स बना हुआ है। तो आप लोग को एक चीज बताया गया था, यहाँ प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी लगा। एक प्रॉपर्टी लगा कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई भी रो या कॉलम में दो टर्म होगा, तो वो दो टर्म को आप अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी था, बताया गया था, और ये प्रॉपर्टी हमको लगता है 6 या है ना 5 में 6 में ही होगा। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी एक और लगेगा, क्या, किसी दो रो या दो कॉलम को अगर आपस में आप चेंज करते हैं, दो रो या दो कॉलम, तो एक नेगेटिव साइन आता है। और ये आपको बताया गया था सेकंड प्रॉपर्टी में, पहला प्रॉपर्टी में नहीं, सेकंड प्रॉपर्टी में बताया गया था, किसी आपस में दो रो या दो कॉलम को आप चेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। हाँ, लेकिन पूरा रो और पूरा कॉलम को, तीनों रो को कॉलम बना दो, मतलब तीनों रो को है ना खड़ा कर दो, तो तब प्रॉब्लम नहीं है, तब कोई साइन चेंज नहीं हो। लेकिन अगर किसी दो रो को आपस में चेंज कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगा, एक नेगेटिव आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या लगा, है ना, जो 6 नंबर था, या याद नहीं आ रहा है, 6 या 6 ही में होगा। 6 प्रॉपर्टी में ये था कि अगर किसी, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो बताया गया था उसमें से दो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। पहला प्रॉपर्टी क्या, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में दो टर्म है तो दोनों टर्म को तोड़कर दो अलग अलग डिटर्मिनेंट बना देना है, पहला प्रॉपर्टी लग चुका है। दूसरा प्रॉपर्टी ये लग रहा है, किसी, है ना, दूसरा प्रॉपर्टी क्या लग रहा है, ये 6 वाला लग गया कि अगर प्लस है तो प्लस के इधर एक डिटर्मिनेंट, प्लस के इधर दूसरा डिटर्मिनेंट, मतलब दो बक्सा बना देना है। लेकिन है ना, ये 6 वाला लग गया। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, किसी दो रो को आप अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब आपस में है ना हेर फेर कर रहे हैं या अदल बदल कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव साइन आता है। ये प्रॉपर्टी दूसरा में बताया गया था। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम कुछ बात करें थोड़ा सा, तो क्या होगा, तो अगर हम यहां बात करें, ए मेरा क्या है C1, ए मेरा क्या है C2, ए मेरा क्या है C3। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा देखें, 1 1 1 1 है, ठीक है, x y z भी है, और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है। तो अगर ये दोनों सेम है, अगर दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे, दो दो डिटर्मिनेंट, सोच लो अगर ए बक्सा दोनों सेम है और दोनों बक्सा को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों बक्सा कॉमन आ जाए। जब कॉमन आएगा तो उससे क्या होगा, एक बक्सा रहेगा और एक बक्सा को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा और इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। सोच ले कितना लंबा जाएगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि सबसे पहले कॉमन निकलेगा तभी। तो पहला में है ना, पहला में क्या है, अगर यहाँ 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 होना चाहिए। बात समझ आना चाहिए। अगर यहाँ एक्स वाई जेड है तो यहाँ एक्स वाई जेड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना है। हाँ, आदमी सेम है, 1 1 यहाँ भी है वही चीज़ है, लेकिन अलग थोड़ा सा हेर फेर है।
ए जहाँ C1 में, C3 में, एक्स वाई जेड C2 में है तो यहाँ C1 में है, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर C2 में तो C3 में है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन का मतलब होता है कि कॉमन का मतलब होता है ये दोनों बक्सा सेम दिखना चाहिए तभी कॉमन आ सकता है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी कौन सा लगाया जा रहा है, दूसरा, ताकि हम दोनों बक्सा को सेम कर लें। सेम करने का मतलब पहले 1 1 है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, यहाँ एक्स वाई जेड, ताकि कॉमन आ जाएगा, और जब कॉमन आएगा तो एक बक्सा बनेगा, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वरना आपको इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, इधर वाला भी बक्सा करना पड़ेगा, आपको बहुत बार अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, देख लो यहां पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई है ना, क्या C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरा C1 है, इसी को कर देते हैं C1 C2 C3, C1 C3 को आपस में चेंज करते हैं, अप्लाई C1 इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज, है ना। C1 को कहाँ उठा ले रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 को C3 के साथ चेंज कर रहे हैं, तो C1 इंटरचेंज C3, एक आपका ए आ गया, एक इंटरचेंज ए हो गया। तो इंटरचेंज यहाँ अप्लाई नहीं चल रहा है, इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब एरो जा रहा है C1 C3 के पास, और C3 कहाँ जा रहा है, तो दोनों तरफ एरो होगा, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज। तो C1 जा रहा है C3 के पास, और C3 का जगह ले रहा है C1, एक और ये चीज हो गया। तो यहां से अगर बनाए तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, डेल्टा इक्वल टू 1 1 यहां आ जाएगा, 1 1 1 1 1 यहां पे आ गया, और एक्स वाई जेड यहां पे आ जाएगा, क्योंकि C1 चला गया C3 और C3 चल गया C1, तो यहां जाएगा, ये अपना तो यही रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड, ये चीज हो गया। लेकिन आप जानते हैं किसी दो कॉलम को अगर आप चेंज कर रहे हैं, दो कॉलम, तो उस, है ना, जब भी दो कॉलम को आप चेंज करेंगे तो हमेशा दो चेंज करने के बाद एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आता है। प्रॉपर्टी में बताया गया था कि दो रो या दो कॉलम अगर आपस में चेंज करते हैं, जगह का ट्रांसफर करते हैं, तो एक नेगेटिव आगे आ जाता है। उसी तरह ये तो ये रहेगा पी एक्स वाई जेड, क्लियर है। अरे हो गया 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये चीज हो गया। लेकिन अभी भी सेम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 1 है तो 1 1 आ गया है, क्लियर है। लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड है तो बीच में स्क्वायर वाला है, तो ए तो 1 1 बन गया, अब ए दोनों चेंज होगा। तो ए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं और एक्स वाई जेड को यहाँ ले आएंगे, तब सेम हो जाएगा। तो इस बार ए मेरा क्या है C2 और ए मेरा क्या है C3। तो इस बार जो चेंज हो रहा है ना, क्या चेंज हो रहा है, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, फिर क्या, इंटरचेंज, C2 इंटरचेंज C3 पास, C2 जा रहा है C3 के पास और C3 कहाँ जा रहा है, इसीलिए एरो दोनों तरफ हो गया। तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज। बात समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। तो मेरा कहने का मतलब है क्या, C2 चला गया C3 के पास और C3 चल गया C2 के पास। तो इस बार अगर इंटरचेंज करेंगे तो मेरा क्या होगा, कहानी थोड़ा देख लो क्या होगा। डेल्टा इक्वल टू, अब 1 1 1 ए बन गया और एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि C3 कहाँ जा रहा है, C2, C3 का मुंह किधर है, C2, तो C3 कहाँ जाएगा, एक्स वाई जेड, और C2 कहाँ जा रहा है, C3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि आप एक बार दो कॉलम को एक साथ चेंज किए तो नेगेटिव आया, फिर दो कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं फिर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव दो बार तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो दो बार यहाँ पे दो कॉलम चेंज किए तो एक नेगेटिव, यहाँ दो कॉलम फिर चेंज किए तो एक नेगेटिव आया था और फिर चेंज किए। जब जब दो कॉलम चेंज करेंगे या दो रो तो एक नेगेटिव और आएगा, क्योंकि दो बार चेंज किए, एक बार यहाँ चेंज किए नेगेटिव, एक बार यहाँ चेंज किए तो फिर नेगेटिव, दो बार चेंज किए तो उतना नेगेटिव होगा, दो बार नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो गया, पी एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहां से क्या फायदा हुआ, देख लो, देखने में सेम, तो देखने में जब सेम हुआ तो हम क्या करते हैं, है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो जब एक कॉमन निकलेगा, ये जब कॉमन निकलेगा तो ये यहां से हट जाए तो बहुत बच्चा नहीं समझ में आता है, ए हट गया तो यहाँ क्या बच गया 1, और ए भी हट गया तो क्या बच गया यहाँ पे पी एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या बच गया 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये चीज़ आपका बच जाएगा। तो बहुत लड़का ऐसा है कि यहाँ भी बोन्स मार दिया होगा, है ना, तो बहुत बड़ा पागल है, पागल नहीं बहुत बड़ा पागल है।
अगर ए अगर बोन्स मार रहा है तो समझ लो क्या लेवल होगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप कॉमन निकालें तो ए चीज़ और ए चीज़ सेम हो गया, तो प्रॉपर्टी 2 का अप्लाई किए ताकि दोनों सेम दिखने लगा। अब ए और ए अगर आउट कर दिए, ए और ए बाहर कर दिए, सेम है तो कॉमन निकल गया। तो जब ए आउट हो जाएगा, ए जब आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1। और ए जब आउट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, PXYZ। आपको बिलीव नहीं, इसको गुना कीजिए 1 के साथ, तो एक बार इसके साथ गुना होगा तो ऐसा बन जाएगा, और एक बार इसके साथ ऐसा। अब यहाँ से ऐसा क्वेश्चन में तो कोई जान ही नहीं है, आपको पता है ना, आपको पता है क्या 1-1 आने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 1-1 आने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है क्योंकि 1-1 दिया हुआ है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर बात करें हम लोग, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन ऐसा किए थे कि अगर 1-1 आ गया तो आप खुद बना सकते हैं, मेरा ज़रूरत है भी नहीं, है ना। मेरा ज़रूरत था यहीं तक, शुरू में डिटर्मिनेंट को, एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हुआ। ऐसा नहीं कि जो कोई भी डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक कर सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, कब ऐसा होता है, जब किसी कॉलम में 2 एलिमेंट्स है तो एक एलिमेंट्स को इधर रखो, एक एलिमेंट्स को, है ना। जैसे आप कबड्डी खेले होंगे तो उस टाइम क्या होता है, एक प्लेयर उधर चला गया और एक प्लेयर इधर चला गया, है ना, तो दोनों तरफ बंटवारा हो गया। ये तो आप प्रॉपर्टी 6। इसके बाद प्रॉपर्टी 2 क्या बोला कि 2-2 डिटर्मिनेंट आ रहा था, 2-2 डिटर्मिनेंट को बनाना बहुत टफ था। तब हम क्या किए, है ना, दोनों को हूबहू सेम बना दिए, 1-1 1-1 XYZ। तो इससे क्या हो गया, ए जब कॉमन आ गया तो इससे क्या बन गया, एक डिटर्मिनेंट बना, और एक डिटर्मिनेंट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सेम नहीं करते तो इधर भी सॉल्व करना पड़ता, इधर भी करना पड़ता, बहुत लॉन्ग जाता, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1-1 बनने के बाद आप लोग को पता है कि 1-1 बना हुआ है तो उस डिटर्मिनेंट में कोई जान नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप 2 0 बनाइए, 2 0 कैसे बनता है, आप घटा के बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से क्या होगा, अब 1-1 दिया हुआ है और जिस डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि सबसे लो क्वेश्चन है, सबसे लो लेवल का क्वेश्चन है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 1-1 दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपसे बन गया। क्यों, 1-1 दिया हुआ है तो आप 2 0 आप बना सकते हैं। हाँ, टफ कब होता है, जब 1-1 नहीं दिया रहता है और आपको 1-1 बनाना रहता है, या तो फिर 2 0 डायरेक्ट बनाना रहता है। लेकिन अगर 1-1 दिया है तो आप आराम से 2 0 बना सकते हैं, है ना। तो इसमें ईजी है, बहुत ईजी है। तो आप देख लें, U1 में 1 घटेगा 0, U1 में 1 घटेगा 0। तो अप्लाई कैसे करेंगे, ए R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है। तो ये तो एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए R1 R2। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप पिछला वीडियो एकदम बार बार देखें। मेरा कहने का मतलब है A1 R1, क्यों 1-1 ऐसे घट रहा है, अगर ऐसे घटता C1, ऐसे घटता C2, ऐसे घटता C3, तो हम चाहते हैं कि एक चीज़ बताएं, क्या ऐसे से 1-1 घट रहा है, क्या C2 में 1-1 है क्या, तो C1 और C2 में 1-1 है क्या, C1 में है, C2 में है क्या, नहीं। तो 1-1 ऐसे तो नहीं है, अगर C2 में 1-1 होता तब 1-1 0 होता, तब C1 में C2 घटाते। लेकिन 1-1 कैसे दिख रहा है, R1 और R2 में, R1 और R2 में, इसीलिए अप्लाई होगा, अप्लाई R1 का नया नाम, अगर R1 है तो पहले R1 होगा। अब R1 में किसको घटा रहे हैं, R2, किसको घटा रहे हैं, R2, एक 0 हुआ। लेकिन आप लोग को पता है कि डिटर्मिनेंट में कम से कम 2 0 बनाना है, तो 1 में 1 जाएगा, एक 0 बन गया। दूसरा, अब इसको 0 बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, R2। अब R2 में किसको घटा रहे हैं, R3, किसको घटा रहे हैं, R3, तो यहाँ पे 2 0 बन जाएगा, है ना। अब अगर हम लोग बात करें, R1 में R2 एक 0, R2 में R3 दूसरा 0, है ना। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1 + PXYZ, ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ से 1 में 1 0, x में से y, x² माइनस y², आप खुद देख लें, 1 1 0, x में y, है ना, और R1 में R2 घटाना है तो x² माइनस y²। उसी तरह एक 0 और, 1 में 1 0, y माइनस z, y² माइनस z², तो यहाँ पे 0 y माइनस z, y² माइनस z²। क्लियर है। तो आप लोग को पता है कि एरो के पहले R1 नाम है, एरो के पहले किसका नाम है, R2। तो आप देख ले, R1 और R2 दो सोया लाइन ऐसे था, लेकिन अब कुछ अलग हो गया, चेंज हो गया। तो एरो के पहले जो है वही चेंज करेगा। क्या R3 है एरो के पहले, नहीं, एरो के बाद में, एरो के बाद से मतलब नहीं, एरो के पहले R1 R2 है तो चेंज किया, एरो के पहले R3 नहीं है तो R3 जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अब इसके बाद बताया गया था आप लोग को कि 2 0 बनने के बाद
दो जीरो बनने के बाद आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि जिसका तलाश था वो आ चुका है। लेकिन ये भी बात बताया गया था कि दो जीरो बनने के बाद अगर बक्सा खाली हो रहा है तो खाली कर लें। खाली करने का मतलब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लें। तो बहुत बच्चा को कॉमन नहीं दिख रहा होगा, सही बोला। तो ये भी बात बताया गया था अगर दो जीरो आने के बाद बक्सा से कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर ले। लेकिन हो सकता है कि आपको कॉमन ना दिखे, तो कॉमन नहीं दिखेगा, ये बात बहुत बताया गया है। तो आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला अगर होगा तो उसको आप ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ दें, शायद आपको कॉमन दिखने लगेगा। या तो ए क्यू माइनस बी क्यू दिख रहा होगा तो उसको तोड़ें, या तो सिंपल कॉमन 2a प्लस है ना 3a सॉरी है ना 2a प्लस ए इस टाइप का कॉमन, तो ए है ना अगर इस टाइप का कॉमन है 2a प्लस ए स्क्वायर, तो ए साफ साफ कॉमन दिख रहा है तो इस टाइप से, तो ये हो गया सिंपल कॉमन ए क्यू बी क्यू ए स्क्वायर। तो आप देख लें क्वेश्चन में ए नहीं दिख रहा है, कहीं ए क्यू बी क्यू है क्या? नहीं, तो ए नहीं लगेगा। क्या सिंपल कॉमन दिख रहा है? नहीं, सिर्फ क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अगर दो जीरो बनने के बाद अगर बक्सा से कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर लें। लेकिन सर कॉमन तो नहीं दिख रहा है सर, क्यों? यहाँ एक्स माइनस वाई है सर, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है सर, ये दोनों तो अलग अलग है सर, ये बिना स्क्वायर वाला है, अरे स्क्वायर वाला है सर। तो बताया गया था सर कि अगर कॉमन नहीं दिख रहा है और कॉमन निकल रहा होगा तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं, ए क्यू बी क्यू लगाएं, तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप तोड़ेंगे फॉर्मूला में तो आपको दिखने लगेगा। हर एक चीज़ आपको बताया गया। अब एक लड़का बोल रहा है ए क्यू बी क्यू क्यों नहीं लगाए? आप तो बोले थे तीनों लगेगा। हम बोले यार क्वेश्चन में जैसा रहेगा वही लगाओगे ना, यहाँ ए क्यू बी क्यू रहता तो ए क्यू बी क्यू लगता। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा? 0 0 1 एक्स वाई है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप पढ़े होंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये चीज़ हो गया। उसी तरह वाई माइनस जेड, एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसा हो गया है ना, और जेड जेड स्क्वायर। तो अब एक लड़का बोला यहाँ क्यों नहीं लगाए फॉर्मूला, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर नज़र आ रहा है क्या? सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ दोनों नज़र आया, तो एक बार माइनस एक बार प्लस। ये बात बहुत बार बताया गया है, फिर भी हम बता रहे हैं। तो आप लोग को पता है दो जीरो आने के बाद अगर कॉमन नहीं दिख रहा है, जैसे x माइनस वाई था तो यहाँ x माइनस वाई दिखना चाहिए, तो नहीं दिखेगा, तो या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप फॉर्मूला में तोड़ेंगे, दिखने लगेगा। और सच में हो गया, x माइनस वाई दिखने लगा, वाई माइनस जेड मतलब दिखने लगा। तो फॉर्मूला में आप तोड़ेंगे तो आपको कॉमन दिखने लगेगा। तो आप देख लें x माइनस वाई ऐसे कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड ऐसे कॉमन आ रहा है। तो ऐसे कॉमन आना, मेरा हाथ का पोजीशन R1 ले रहा है, मेरा हाथ का पोजीशन कैसे ले रहा है? सोया हुआ R2 ले रहा है। तो टेकिंग कॉमन है ना, टेकिंग है ना x माइनस वाई और y माइनस जेड है ना, x माइनस वाई y माइनस जेड कॉमन, टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो यहाँ से अगर बात करें तो पहले से था है ना, पहले से था 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये पहले से है, और इधर से x माइनस वाई निकल रहा है। क्यों? इधर निकल रहा है, जीरो पास। आप लोग को पता है जीरो से छुटकारा आप कुछ भी निकाल सकते हैं, जीरो बहुत है ना, जीरो से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो इधर निकल जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड। अब क्या बचेगा? जीरो, यहाँ निकल गया 1, यहाँ निकल गया तो यहाँ माइनस वाला निकल गया, प्लस वाला बच गया। क्लियर है दोस्त? ए जीरो हो गया, ए निकल गया तो 1 बच गया, माइनस वाला निकल गया तो क्या बच गया? प्लस वाला बच गया। अब यहाँ क्या हो गया? 1 जेड स्क्वायर। अब आप लोग को पता है प्लस माइनस प्लस, अब एक्सपेंड करते हैं। तो दो जीरो आने के बाद कॉमन आया तो कॉमन कर लिए, और कॉमन नहीं आता नहीं करते, कॉमन आया तो निकाल लिए। अब क्या करेंगे? एक्सपेंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सपेंड किधर करते हैं है ना, ये देख, एक्सपेंड किधर करते हैं है ना, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा आप लोग को है ना। तो मेरा कहने का मतलब है एक्सपेंड किधर करते हैं? दो जीरो जिधर मिलता है, तो दो जीरो किधर मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है क्या? नहीं, अभी कॉमन ऐसे R1 कॉमन R2, इसलिए R1 R2। तो ऐसे तो दो जीरो नहीं दिख रहा है, ऐसे भी नहीं दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? ऐसे, और ऐसे मतलब दो जीरो दिख रहा है, मतलब खड़ा लाइन। और कैसा खड़ा है? पहला खड़ा में दो जीरो है, इसीलिए
है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग ये मेरा क्या हो गया C1, एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना, ये मेरा हो गया C1। तो क्या हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो थोड़ा सा जगह नहीं है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, है ना, और x माइनस वाई, y माइनस जेड, ये चीज़ था y माइनस जेड। अब आप लोग को पता है कि डिटर्मिनांट और a के बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो a टर्म और डिटर्मिनांट के बीच में क्या है, कुछ नहीं तो गुना है, तो 0 वाला 0, 0 वाला 0, तो किसके लिए सिर्फ सॉल्व होगा, तो ये बीच में गुना है 1 के लिए, तो इतना और डिटर्मिनेंट के बीच में क्या साइन रहेगा, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, सिर्फ किसके लिए सॉल्व होगा, 1 के लिए। अब 1 के सीधा में क्या है, 1 तो लिख दिया, है ना, 1 के लिए a 0 हो गया, a 0 हो गया, तो 1 के लिए सॉल्व हो रहा है, तो 1 तो लिख दिया, और 1 के सीधा में डिलीट करना था, बोले थे जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं पहले उसको लिखो, और 1 के सीधा में, 1 के सीधा कहने का मतलब है, 1 के सीधा कहने का मतलब है ना, 1 के सीधा में प्लस का साइन बना दो, तो प्लस का साइन बना दोगे मतलब डिलीट हो जाएगा एलिमेंट, तो बचेगा 1 1 1 x प्लस वाई, है ना, y प्लस जेड, ये चीज़ बचेगा। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, है ना, और a आप लोग को पता है पहले इधर से मल्टीप्लाई करते हैं y प्लस जेड, और इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, लेकिन बीच में क्या देते हैं, माइनस साइन, आप लोगों को पता है क्या, पहले इधर से मल्टीप्लाई इधर से कर दिया, लेकिन जब भी इधर से करते हैं तो बीच में क्या लिखते हैं, माइनस, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, है ना, x माइनस वाई, y माइनस जेड, और यहाँ पे y प्लस जेड, माइनस मतलब दोनों बक्सा में जाएगा, सॉरी दोनों में जाएगा, तो दोनों में जाएगा, दोनों में माइनस हो जाएगा, क्योंकि बक्सा के अंदर 2 मेंबर है तो दोनों में जाएगा, तो ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये चीज़ आपका बच गया, और x के बाद y के बाद z, देख लो x के बाद y के बाद z, अब z के बाद x, ये मेरा प्रूव करना था, जो आप लोग को प्रूव हो गया, ये मेरे को प्रूव करना था, तो आप लोग समझ गए। अब मेरा कहने का मतलब है कि अब जो टाइप 2 था सबसे टफ टाइप 2 था, टाइप 1 एग्जाम में टाइप 1 से पूछता है, लेकिन टाइप 2 थोड़ा हाई लेवल का था जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात रहा टाइप 3। अब टाइप 3 आपको बहुत कम टाइम लगेगा, एकदम शॉर्ट में बनता है ना, और 1 मार्क्स में पूछता भी है, तो वो क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 3। तो हमको लगता है कि अब डिटर्मिनेंट का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा, हार्डली 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर लाएंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है इतना आराम से पढ़ाया गया। अगर आपको बोर हो रहे हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लें, है ना, दोनों ऑप्शन है, आप बढ़ा भी सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। पीछे तभी होगा जब हम वो बात को बार बार बोलेंगे, तभी आपको पीछे करने के बाद समझ में आया होगा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट का इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग बहुत टाइम भी दिए और एक एक चीज़ को बताने का कोशिश किए। तो आप, है ना, हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, आप नोट कर लें।